नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित जो किताब है, उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा अति लघुतात्मक प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं तथा पाठ का सारे भी हम देखेंगे। तो पहला पाठ है पालमपुर गांव की कहानी। इस अध्याय में पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से विभिन्न उत्पादन क्रियाओं की जानकारी प्रदान की गई है। पालमपुर गांव में मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी है? कृषि है, ये आपको ध्यान रखना है। एवं कई अन्य गैर कृषि गतिविधियां भी की जाती हैं, यानी कि कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग दूसरे काम भी करते हैं। उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किसे कहते हैं? कि उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। किसी भी श्रम वस्तु या सेवा का उत्पादन करने हेतु 4 प्रमुख साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये साधन हैं भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी। किसी वस्तु का उत्पादन करने हेतु सबसे पहले भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। पालमपुर का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि हेतु उपलब्ध स्थिर भूमि से कई तरीकों से अधिक पैदावार की जा सकती है। पालमपुर में 450 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं है। छोटे कृषक अपने खेतों पर स्वयं कार्य करते हैं। गांव में कृषि क्षेत्र में आधुनिक साधनों हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में छोटे कृषकों के पास उत्पादन का बहुत कम अधिशेष रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं कौन सी है? डेयरी, लघु स्तरीय निर्माण, दुकानदार, परिवहन आदि। मतलब जिनके पास में खेती के लिए कोई जमीन नहीं है, वो ये काम करते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर को चलते हैं। पहला प्रश्न है, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो ये बोई जाती है वर्षा ऋतु में, या फिर महीनों की बात करें तो जून और जुलाई महीने में बोई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पालमपुर में मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है? तो क्या है? खेती। भारत में जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन किसे कहते हैं? तो अभी अपन ने पाठ में भी पढ़ा था और अपन फिर पढ़ लेते हैं कि ऐसी वस्तु एवं सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता हो, यानी कि हम किन चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिनकी लोगों को आवश्यकता हो। तो ऐसी वस्तुओं की पैदावार करना जिनकी लोगों को ज़रूरत हो, उसे उत्पादन कहते हैं। आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो उन्नत बीज या संकर बीज, संकर को हाइब्रिड बीज भी कहते हैं। ऐसे बीजों से पैदावार ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार के बीजों का उपयोग आधुनिक कृषि में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बहुफसली कृषि। क्या कहते हैं? बहुफसली कृषि, यानी कि एक से ज़्यादा फसलों को उगाना। नेक्स्ट है, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत में किन 2 राज्यों में किया गया था? तो एक तो है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और एक और उत्तरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहाँ पर भी किया गया था। तो मुख्य रूप से तो पंजाब और हरियाणा की ध्यान रखिएगा। छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लाते हैं? तो छोटे किसान बैंकों से नहीं लेते हैं। छोटे किसान क्या करते हैं? साहूकार से या व्यापारियों से ब्याज पर पैसा लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? यानी कि गैर कृषि क्रियाओं का मतलब जिनके पास खेती नहीं है वो कौन से काम करते थे? तो अपन ने अभी पाठ में पढ़ा था, डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदार और परिवहन, ये आदि काम ये लोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पालमपुर में छोटे किसान से क्या तात्पर्य है? तो लगभग जिनके पास में 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है उनको छोटे किसान हम कहते हैं। जिनके पास ज़मीन कम हो उसको छोटे किसान हम कहेंगे। पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसायों में लगे हुए हैं, यानी कि जो खेती नहीं करते हैं? तो लगभग 25% लोग, यानी कि 450 लोगों में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में खेती नहीं थी। तो 25% के लगभग जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जिनके पास खेती नहीं है। बाकी जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट 2, संसाधन के रूप में लोग। इस पाठ में हम पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल एवं क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक पहलू है। मानव पूंजी भी भौतिक पूंजी की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है, यानी कि इस पाठ में मानव पूंजी को सबसे श्रेष्ठ पूंजी बताया गया है। पुरुष एवं महिलाओं के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। तो कितने क्षेत्रक हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर डिपेंड करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। अधिक शिक्षित जनसंख्या जनसंख्या की गुणवत्ता का परिचायक है। स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक एवं कार्यकुशल होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन भी अधिक होगा और काम करने में भी ज़्यादा काम करेगा। अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, किस पूंजी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो मानव पूंजी को।
क्योंकि यदि मानव स्वस्थ रहेगा तो काम ज़्यादा होगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है कृषि। किस वर्ष भारत में साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा रही? 2011 में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है? सर्व शिक्षा का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। शिक्षित बेरोजगार कौन है? तो शिक्षित बेरोजगार किसे कहते हैं? पहले बात तो बेरोजगार किसे कहते हैं? जिनको काम नहीं मिलता। शिक्षित बेरोजगार किसे कहेंगे? जो पढ़े लिखे हैं और उनको उनकी पढ़ाई के मुताबिक काम नहीं मिलता, ऐसे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। प्रश्न 6, जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है? तो इसमें है मानव संसाधन में। मानव संसाधन में ज़्यादा निवेश है, यानी कि वो वहाँ के लोगों को अधिक कार्यकुशल बनाने में लगा हुआ है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, जनसंख्या की गुणवत्ता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो हमने पाठ में पढ़ा था जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वह शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की गई कोई एक योजना लिखिए। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक के लिए नामांकन बढ़ाने की, स्कूलों में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आवें, उसके लिए क्या चालू किया गया? तो मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि दोपहर में जो बच्चों को, छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है उसको बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि दोपहर में उनको पोषाहार दिया जाता है, रोटी दी जाती है। नेक्स्ट है, जीएनपी से क्या अभिप्राय है? तो पहले बात तो जीएनपी का पूरा नाम होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का फुल फॉर्म है। और इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कि देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित, यानी कि देश में एक साल में उत्पादित, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हम उत्पादन कर रहे हैं उन सभी का टोटल मूल्य ही क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में दोपहर के भोजन की योजना का लक्ष्य क्या है? तो ऐसा ये भोजन क्यों दिया जा रहा है? तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, नामांकन बढ़ाने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए, और बच्चों में जो कुपोषण की वजह से बीमारियां हो जाती है, यानी कि बच्चों को ठीक ढंग से भोजन नहीं मिल पाता, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ गरीबी ज़्यादा है तो ऐसे बच्चों को पोषित भोजन दिया जाता है। दोनों उद्देश्य, तो स्कूलों में नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट है निर्धनता एक चुनौती। पहला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में होती है 2400 कैलोरी, और बात करें शहरी क्षेत्र की यानी कि 2100 कैलोरी। यानी कि यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, यदि वह 2400 कैलोरी से कम खाता है तो वह गरीब है, और शहरों में रहने वाला व्यक्ति यदि 2100 कैलोरी से कम खाता है तो वह गरीब है। ठीक है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना था? तो यह है 816, यानी कि 816 रुपये प्रति महीना। 816 रुपये प्रति महीना कमाने वाला व्यक्ति इससे मतलब गरीब नहीं है। 816 से यदि कोई कम कमाता है तो वो गरीब कहा जाएगा, यानी कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में। और यदि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति 1000 रुपये से कम कमाता है तो वह गरीब माना जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 में 2 अक्टूबर 1993 में योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये होती सन 2000 में। ग्रामोदय योजना का मतलब होता है गाँवों के उत्थान के लिए, यानी गाँवों को सड़कों से जोड़ना और उद्योग धंधे स्थापित करना, गाँव का उदय करना कुल मिला करके। नेक्स्ट है निर्धनता से क्या अभिप्राय है? तो निर्धनता किसे कहते हैं? तो रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता यानी कि जीवन जीने के लिए जो सबसे न्यूनतम आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, यदि वह भी नहीं मिल रहा है तो वह व्यक्ति निर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने निर्धनता व स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा था? तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा था भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, यानी कि यहाँ के जो सभी लोग हैं उनको बराबर रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा, तभी भारत सही मायनों में स्वतंत्र कहा जाएगा। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 2400 कैलोरी, और शहरी में कितनी है? 2100 कैलोरी। ठीक है। भारत में कौन से 2 राज्य सर्वाधिक गरीब हैं? तो एक तो है बिहार और एक है उड़ीसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा गरीबी उड़ीसा में, फिर बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः कितने साल बाद होता है? तो हर 5 साल में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है कि भाई सबसे गरीब कौन है। पश्चिमी बंगाल में गरीबी कम हुई, इसका वास्तविक कारण क्या है? तो क्या कारण है कि वहाँ गरीबी जो है वो कम हुई पहले के मुकाबले? तो भूमि सुधार उपाय किए उन्होंने, यानी कि जो बंजर भूमि थी उसको खेती करने लायक उन्होंने बनाया।
उद्योग धंधे स्थापित किए। तो इन सब कारणों से पश्चिम बंगाल में गरीबी कम हुई। एक प्रश्न ने छोड़ दिया बीच में कि पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने के क्या कारण है। तो पंजाब और हरियाणा में इसमें भी क्या होगा, उत्तर वही आएगा, उच्च कृषि वृद्धि दर, यानी कि यहाँ पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है, इससे वहाँ लोगों की गरीबी कम हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस रोजगार योजना में ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान, यानी कि मनरेगा, ठीक है, नरेगा योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को, ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखे हमने। अगला नेक्स्ट पार्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा। पहला प्रश्न, भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा। तो भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा सन 1943 में, और कहाँ पड़ा था, पश्चिम बंगाल में। लगभग 30 लाख लोग जो है वो भूख से मर गए थे वहाँ पर। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ये सन 2002 में, कब, दिसंबर 2002 में शुरू की गई योजना है। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है कि गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब है, यानी कि जो गरीब तो हैं सही, गरीबों में भी वे गरीब जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ऐसे लोगों को इसमें जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, गेहूँ चावल दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, अन्नपूर्णा योजना कब चालू की गई। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई सन 2000 को, ठीक है, सन 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। तो सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, यानी कि गरीब से गरीब तबका का जो आदमी है उसको भी खाने की वस्तु मिले, यही खाद्य सुरक्षा का मेन उद्देश्य है, ठीक है। भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था। तो अभी हाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमने देखा सन 1943 में पड़ा था, और कहाँ पड़ा था, पश्चिमी बंगाल में। लगभग 30 लाख लोग जो है इसकी चपेट में आ गए थे और भूख से उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 6, भूखमरी के प्रकार कौन से हैं। तो भूखमरी कितने प्रकार की होती है। भूखमरी होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है दीर्घकालिक भूखमरी, एक होती है मौसमी, ठीक है। दीर्घकालिक किसे कहते हैं, लंबे समय तक चलती है भूखमरी, इसको दीर्घकालिक बोलते हैं। और मौसमी किसे कहते हैं, जैसे किसान होते हैं, तो किसानों के पास जो खेती करते हैं या कोई जो खेती से संबंधित मजदूरी करते हैं, उनके पास में 12 महीने काम नहीं होता। तो जिस महीने उनके पास काम होता है वो अच्छा खाते हैं, और बाकी समय उनके पास काम नहीं होता, तो उस समय की स्थिति उनके मौसमी भूखमरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत में खाद्य सुरक्षा के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो खाद्य सुरक्षा के 2 घटक हैं, एक तो है बफर स्टॉक, और ये पहला घटक, और दूसरा घटक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक, तो ये सार्वजनिक भारत में खाद्य सुरक्षा के 2 घटक हैं। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि कम रेट पर या निःशुल्क फ्री लोगों को अनाज उपलब्ध करवाना। तो उसमें एक तो होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है, हम आगे अगले प्रश्न में देखेंगे बफर स्टॉक का मतलब, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक का मतलब जो भारतीय खाद्य निगम जो है इसको बोलते हैं FCI, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, उसकी जिम्मेदारी होती है कि गेहूं, अनाज और चावल इनका भंडारण करके रखे, ताकि फिर जरूरत पड़ने पर गरीबों को बांटा जाएगा। तो स्टॉक करके रखना कुल मिला करके उसको क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण का मतलब, बफर स्टॉक का मतलब तो उनका भंडारण करना, और वितरण का मतलब उसी अनाज को फिर बाद में गरीबों में बांटना। अर्थात भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त अनाज को सरकार जो है वो गरीबों को बांटती है, निःशुल्क बांटती है या बहुत कम रेट पर बांटती है, उसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। राशन कार्ड के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अंत्योदय, ठीक है। कौन सा होता है, अंत्योदय राशन कार्ड, और ये होता है सबसे जो गरीबों में भी सबसे गरीब है उनके लिए। दूसरा होता है BPL, BPL किसके लिए होता है, गरीबों के लिए। और तीसरा होता है APL, APL का मतलब अब जो अन्य बच गए उन सबके लिए कौन सा राशन कार्ड होता है, APL, ठीक है। तो पहला होता है अंत्योदय, दूसरा होता है BPL, तीसरा होता है APL, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में राशन कार्ड व्यवस्था कब आरंभ की गई। राशन कार्ड की जो व्यवस्था है सन 1940, बंगाल का जो अकाल पड़ा था उसी के आसपास इसको चालू किया गया था। इस प्रकार से इस पूरी इकोनॉमिक्स वाली किताब के हमने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तथा अति लघुत्मक प्रश्न डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किताब के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।